जब कभी कभी कोई समस्या सामने निकल के आती है या किसी विषय पर कोई मामला जब गंभीर हो जाता है तो ये समझ में नहीं आता क्या करें या कब नहीं करें, किस प्रकार उस मैटर को टैकल करें। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो हस्बैंड है, जो लेमैन है, उसको जानकारी के अभाव में उसको ये नहीं पता है कि हम किस तरफ क्या स्टेप लें, हम किससे सलाह लें, किससे सलाह नहीं लें। क्योंकि जब कोई संबंध किसी भी बात का सेक्शन 12 का हो, चाहे सेक्शन 125, और आज के वर्तमान के समय में जो 85 की प्रोसीडिंग जो कि क्रिमिनल केस पुलिस थाने के द्वारा दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही अग्रसारित होती है, तो ऐसे मामलों में इस तरीके से कोई भी संबंध जब पति के पास पहुंचती है तो उसके लिए किसी आफत से कम नहीं होता है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए, किस स्टेप पे हम टैकल करें, किस कोर्ट में जाएं और कहाँ क्या करें। तो इन सब सारी विडंबनाओं को देखते हुए एक नया प्रोसेस, एक नए तरीके से जो एक मामला सामने निकल के आया है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने मुकदमे को हम जल्दी से जल्दी उसको हम ख़त्म करा सकते हैं, कैसे हम अपने जो लीगल रेमेडी को हम सॉल्व करा सकते हैं। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल पे नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें, जिससे इस तरीके की जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बात हम इस पे कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपने मामले को जल्दी से जल्दी निपटारा कर सकते हैं, कैसे हम अपने मामले को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे स्थिति में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ में जब कोई भी डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो सबसे पहले जो पत्नी है उसके पास ऐसे तो कहने को तो कहती है, हम कहूँ बहुत ही कमज़ोर हैं, हम किसी से कोई हम अपना संपर्क नहीं कर सकते। लेकिन जब मामला कोई बनता है पति पत्नी के बीच में, जब इस तरीके का जब विवाद उत्पन्न होता है तो उसके पास बल भी आ जाता है, सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम वो अपने मायके चली जाती है, मायके से सारी लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हुए वहाँ से सारा उनको सपोर्ट मिलता है, सारा बल मिलता है, जिसके आधार पर सेक्शन 12, सेक्शन 144, BNS और सेक्शन 85 की ये सारी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है, जिसके हम फलस्वरूप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पति को चारों तरफ से घेरने के लिए या उसको सही तरीके से, उसको दूसरे शब्दों में कहें हम अगर उसको फंसाने के लिए या गलत तरीके से जो भी बन सकता है उससे वो सब कुछ प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है। यहाँ तक तो फिर भी सही है कि जो सही बातें हैं, जो सही फैक्ट है वो तो लिखे जाते हैं, इसके साथ में कुछ तथ्य बढ़ा चढ़ा के बनावटी तथ्य को भी अंगीकृत किया जाता है और उन्हीं के बल पे और उन्हीं की वजह से जो मुकदमा नहीं चलना चाहिए वो भी चलाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मुकदमा दर्ज कर दिए गए हुए हैं या पत्नी के द्वारा किसी भी माध्यम से, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या शासन के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो या चाहे तो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू अगर जो दर्ज भी हुए हैं, तो अल्टीमेटली अब उन मुकदमों का करना क्या है, रिजॉल्व कैसे होगा, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी वाइफ के जो दाखिल किए हुए जो मुकदमे हैं उनसे अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, किस तरीके से टैकल करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम अगर जो इस तरीके के मुकदमे आपके विरुद्ध अगर जो दाखिल हुए हैं तो आपको सबसे पहले उन प्रोसीडिंग को इनिशिएट करते हुए आप सबसे पहले सेक्शन 21B में हिंदू मैरिज एक्ट में आप उसमें पिटीशन मूव करिए कि हमारा जो मुकदमा है इस आधार पर जो गलत तरीके से दाखिल किए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी निस्तारण कर दिया जाए। हाँ, एक चीज़ और है, अगर जो कोर्ट आपकी बात मान लेती है, कन्विंस हो जाती है, तो आपके फेवर में ऑर्डर कर देती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये, अगर जो किन्हीं कारणों के वश अगर जो कोर्ट कन्विंस नहीं होती है, आपके फेवर में ऑर्डर नहीं होता है, किन्हीं कारणों के आधार पे मामला डिसमिस कर देती है वो एप्लीकेशन को, कोई भी कोर्ट है जिसके समक्ष आपने वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, अब उसके उपरांत आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यहाँ से आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और जो एक पॉइंट रह गया, इसमें जो माननीय न्यायालय को क्या पावर है उसके आधार पर उसको इतनी यहाँ तक भी पावर है कि जब तक अगर जो मामला अगर जो अति आवश्यक रूप से अगर जो कोर्ट को ये लगता है कि आपका मामला अति महत्वपूर्ण है तो उसको डे बाय डे उसको फिक्स करते हैं, यानी कि जो आपकी मुकदमे की तारीख होगी वो रोज़ के रोज़ भी लगाई जा सकती हैं अगर जो न्यायालय उचित समझे तो जिसके आधार पर इस तरीके के अगर जो तथ्य अगर जो आपके सामने आते हैं तो आप ये
प्रार्थना पत्र में अपनी प्रेयर कर सकते हैं कि मामला अति महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पे इसको डे बाय डे रोज़ इसकी हियरिंग किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि जो एक पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल सके। अगर जो किन्हीं कारणोंवश कोर्ट को ये नहीं लगता है कि आपका मामला अति महत्वपूर्ण है और पिटीशन को डिसमिस कर देते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, आप हाई कोर्ट में उसकी अपील में जा सकते हैं। अपील में माननीय उच्च न्यायालय से आप ये प्रेयर वही सेम प्रेयर करेंगे कि इस तरीके की ये फैक्ट है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं। क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र अपना प्रस्तुत करता है उसको प्रूफ करने का भार वो उसी के ऊपर होता है। अगर जो मामला कोई भी बना हुआ है, अगर जो उस प्रार्थना पत्र में आपने साइन करते हुए वो प्रार्थना पत्र आपने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि उस प्रार्थना पत्र में लिखे हुए सारे फैक्ट, सारे इंग्रेडिएंट को आप बाय एविडेंस उसको प्रूफ करें। और प्रथम दृष्टया में यानी कि अगर जो प्रतीत होता है आपका मामला अति महत्वपूर्ण है, तो कोर्ट आपके लिए 1 बाय 1 या डे बाय डे आपके लिए रोज़ हियरिंग की भी व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि उस मामले का जब तक निस्तारण नहीं हो सकता उस पर रोज़ सुनवाई होगी। और अगर जो यहाँ तक भी लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है, तो उसको 2 महीने 3 महीने के अंदर उसको डिस्पोजल करने का निर्देश भी दे सकती है। और हाईकोर्ट को यहाँ तक भी पावर है, जैसे कि सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 6 मंथ का उनको एक्सटेंशन पीरियड दिया जा सकता है कि इस मंथ के अंदर यानी कि 6 माह के अंदर इस मुकदमे का निस्तारण करके उसका डिस्पोजल करिए। अगर जो किन्हीं कारणों के आधार पे अगर जो इस तरीके का डायरेक्शन अगर जो मिल भी गया है और वो डायरेक्शन नहीं भी पूरा होता है, तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा उपलब्ध रहेगा। आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आप ये प्रेयर करेंगे कि किस तरीके से किन आधार पे जो निचली अदालत है यानी कि जो फैमिली कोर्ट है उसने आपकी बात नहीं मानी, मनमाने तरीके से आपकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया, कोई भी किन्हीं भी आधार पे कोई मेरिट पे भी सुनवाई नहीं की गई है। तो इस तरीके के अगर जो ये तथ्य और ये सारे फैक्ट को आप कंसीडर करते हुए इस तरीके से अगर जो आप उसको इंडोर्स करेंगे तो इसमें आपको अवश्य फ़ायदा होगा और आप अपने मुकदमे को सही तरीके से उसका निस्तारण भी करवा सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि किन्हीं कारणों के वश अगर जो किसी भी आधार पे उच्च न्यायालय ने भी आपकी बात नहीं सुनी है और अलग से मनमाने तरीके से बेढंग तरीके से अगर जो उस प्रार्थना पत्र को भी निरस्त कर दिया गया, तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है, प्रार्थना पत्र जो कि डिसमिस कर दिया गया है दोनों कोर्ट के द्वारा, उसको आप माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आप प्रेयर करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या फैक्ट और क्या क्या जो नए इंग्रेडिएंट उनको शामिल किए गए, क्या क्या एविडेंस अवेलेबल है, किस तरीके से झूठे वाद पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पे परिवार वाले के जो सदस्य हैं जो हस्बैंड के हैं यानी कि हस्बैंड के जो परिवार वाले जो सदस्य हैं वो भी किस तरीके से पीड़ित हैं और उनको न्याय मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर जो उनको डे बाय डे या मैक्सिमम अगर जो डायरेक्शन कर दिया जाता है कि सच एंड सच जो टाइम पीरियड इसके अंतर्गत उस मामले को निस्तारित करके उसका डिस्पोजल किया जाना अति आवश्यक है। अगर जो आपके फैक्ट अगर जो आपके इंग्रेडिएंट्स अगर जो माननीय न्यायालय को जो उचित प्रतीत होते हैं और आप कन्विंस के ले जाते हैं, तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में ऑर्डर अवश्य पारित कर देगी। तो आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए फैक्ट में आपके साथ डिस्कस करने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देखा है, पूरा देख ही लिया, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर जो आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, अगर जो आप हमसे किसी निजी विषय पे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे थ्रू द व्हाट्सएप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।